हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। और आज की जो ये क्लास रहने वाली है मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो भविष्य में या फ्यूचर में एचटेट या आपका KVS DSSS ये सारे एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। ये आपकी ज्योग्राफी का पूरा रिवीजन है और ज्योग्राफी की रिवीजन का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ। जनरल ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स हमने उसमें रिवाइज कर लिए हैं सिर्फ 1 घंटे में। और आज की जो क्लास रहेगी आपकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए रहेगी, यानी आप 1 आवर या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है भाई, तो 1 आवर में पूरी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का हम रिवीजन करेंगे क्वेश्चन तौर पे। देखो यहाँ पे बोर्ड वर्क कम होगा, ओरल ज़्यादा रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो बोर्ड वर्क थोड़ा कम ही होगा क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा लगता है इसीलिए। तो आपके TGT, SST TGT और ज्योग्राफी PGT वालों के लिए ये वीडियो एक वरदान साबित होने वाली है। और मैं आपसे दावा करती हूँ जब अगर आप एचटेट देने जा रहे हो तो एचटेट से पहले अगर आप इन वीडियो को देखते हो पार्ट 1 और पार्ट 2 ज्योग्राफी रिवीजन का, तो मोस्टली आपको 8 से 10 क्वेश्चन ईजिली से इन वीडियोस में से कवर हो जाएंगे। तो केयरफुल होके देखिएगा वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का फुल रिवीजन, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया वर्तमान में अगर हम बात करें भारत में, अब सबको पता है 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव अब इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, वो क्या हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो ऐसे भारत में अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। न्यू राज्य जब बना था तो वो तेलंगाना था, 29वां राज्य 2 जून आपका 2014 में वो बना था। बट अब एक राज्य कम हो गया है आपका जम्मू कश्मीर, उस पे से धारा 370 हटाकर राज्य सरकार उस वहाँ पर काम नहीं करेगी, वहाँ अब केंद्र का काम चलेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो भारत की ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एक तो आपको भारत की जो लास्ट पॉइंट है वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इंडिया जो है, जो इंडिया है भाई, मैं थोड़ा सा पतंग शेप में ऐसे ही बना रही हूँ। जो भारत का उत्तर में लास्ट बिंदु कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, पूर्व में कौन सा और दक्षिण में कौन सा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उत्तर में इंदिरा कोल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है जो कि आपका ग्रेट निकोबार पर स्थित है, पूर्व में वालंगू और पश्चिम में सरक्रिक। तो लास्ट पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। और उसके अलावा भारत किस देश के साथ कितनी लंबी सीमा बनाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आता है। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी और सबसे छोटी किसके साथ बनाता है, अफगानिस्तान के साथ। और ये मैंने पूरा एक वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम से। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें, भारत का उत्तरी अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और भारत का अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, वो बच्चे जिसने कभी जियो नहीं पढ़ी तो उनको ये आई थिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो ना समझ में आए। बट ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरी ज्योग्राफी पढ़ रखी हैं, अब उन्हें रिवाइज करना है, तो उनके लिए ये वीडियो बेनिफिट रहेगी, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात पर। अब भारत की स्थलीय सीमाओं से भी क्वेश्चन आता है कि बाउंड्रीज से भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने किलोमीटर लंबी है, 15,200। बट अगर पूछे आपसे भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई, ठीक है, मुख्य तट रेखा की लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर। और भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई पूछे द्वीपों सहित, यानी द्वीपों को मिलाकर, इसलैंड को मिलाकर, तो वो आपकी होगी 7516.6 किलोमीटर, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एग्जैक्ट होनी चाहिए। ये आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी एग्जैक्ट होना चाहिए। भारत के क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वीं रैंक है इंडिया की। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2017 में भी एचटेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, 2.42% है, ठीक है। उसके अलावा भारत की लंबाई और चौड़ाई भी पूछी जाती है भाई। अगर आपसे पूछे भाई भारत की लंबाई कितनी है, तो भारत की लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है 3214। अब पूछा जाए कि भारत की चौड़ाई कितनी है, तो भारत की जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो भारत की लंबाई और चौड़ाई भी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं
एक तो आपसे पूछे जाते हैं कि भारत किन के साथ जलीय सीमा बनाता है, किन देशों के साथ, और भारत किन देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, या भारत किन देशों के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपको कवर होने चाहिए। जैसे भारत की अगर हम बात करें वाटर बाउंड्री किस किस के साथ लगती है, तो जैसे श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया। जो श्रीलंका है वो नीचे है, मालदीव और इंडोनेशिया भारत के यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को टच करते हैं। थाईलैंड हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें वाटर और लैंड दोनों की दोनों बाउंड्री भारत की किस किस के साथ लगती हैं, तो पाकिस्तान के साथ भारत की वाटर और लैंड दोनों बाउंड्री लगती हैं। म्यांमार के साथ भारत की वाटर और लैंड दोनों बाउंड्री लगती हैं। उसके अलावा बांग्लादेश के साथ भारत की वाटर और लैंड दोनों बाउंड्रीज यहाँ पे लगती हैं। सबसे लंबी सीमा भी भारत बांग्लादेश के साथ ही बनाता है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। अब क्वेश्चंस आते हैं जो आपका कोस्टल तटों से, यानी भारत के जो तटीय राज्य हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं। भारत के कुल तटीय राज्यों की बात करें तो 9 है भाई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, फिर तमिलनाडु, ऊपर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य हैं भारत के तटीय। पूर्व में अलग है, पश्चिम में अलग है, पूर्व में अलग है, पश्चिम में अलग है। अब इन तटीय मैदानों के नाम भी काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो जो गुजरात का तटीय किनारा है वो सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है। बात करें फिर आपका गुजरात से लेकर और गोवा तक का जो तटीय किनारा है वो आपका कन्नड़ नहीं, कोकण तट के नाम से जाना जाता है। लिख देती हूँ, कोकण तट। यहाँ पे मान लो ये आपका गुजरात से महाराष्ट्र का किनारा है तो कोकण तट के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका गोवा से लेकर कर्नाटक तक या न्यू मैंगलोर आपका कर्नाटक में ही पड़ता है। कई बार क्वेश्चन में न्यू मैंगलोर आता है, कर्नाटक नहीं डालता। तो गोवा से लेकर कर्नाटक न्यू मैंगलोर तक आपका जो तटीय किनारा है उसे कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। देखो कैसे याद रखोगे, का से कन्नड़ और का से ही कर्नाटक, कन दोनों में कन आ रहा है। कर्नाटक में भी कन आता है और कन्नड़ में भी कन आता है। नेक्स्ट आपका न्यू मैंगलोर से लेकर या कर्नाटक से केरल तक है आपका मालाबार तट। अब जो क्वेश्चन आता है मालाबार तट से क्वेश्चन पूछा जाता है, कयाल होते हैं जो 2017 में भी आया था ये क्वेश्चन। कयाल भारत के किस तट पर पाए जाते हैं, तो कयाल भारत के मालाबार तट पर पाए जाते हैं। याद रखना, मालाबार तट पर पाए जाते हैं। उसके अलावा जो पश्चिम बंगाल का तटीय किनारा है उसे उत्कल तट कहते हैं। उड़ीसा से लेकर आधा आंध्र प्रदेश तक आपका उत्तरी सरकार तट है। आधा आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक आपका कोरोमंडल तट है। भारत का एकमात्र ऐसा तट जहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है तो वो है आपका कोरोमंडल तट। वहाँ पर गर्मी में वर्षा नहीं होती, सर्दियों में वर्षा होती है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। उसके बाद चैनल से भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 8 डिग्री चैनल किसके और किसके बीच में, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में, 10 डिग्री। तो इन चैनल्स को अच्छी तरह करके जाना। 8 डिग्री चैनल की बात करें हम, अपना 8 डिग्री है लक्षद्वीप और मालदीव के बीच। यहाँ पे लक्षद्वीप हैं भारत के और मालदीव, लक्षद्वीप प्लस मालदीव 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है ना कावारती के और मिनिकोय के बीच है, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल की बात करें तो छोटा अंडमान प्लस कोर निकोबार। तो ये 8, 9, 10 ये तीनों डिग्री चैनल आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। भारत का जो लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, उससे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, वो कितने डिग्री पर स्थित है। तो भारत का जो लास्ट पॉइंट है कुछ यहाँ पे है भाई, तो आपकी इस वाली बाउंड्री से भी नीचे है। ये वाली बाउंड्री आपकी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, तो वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो भारत का जो लास्ट दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम भी काफ़ी पूछा जाता है, तो पिग्मेलियन पॉइंट। आप इसको भी अच्छी तरह से याद करके रखोगे, पिग्मेलियन पॉइंट। नेक्स्ट आता है भाई हमारे भारत की भू आकृतियाँ, यानी हमारे भारत में क्या क्या है। पर्वत है, पठार है, मैदान है। हिमालय पर्वत है, विशाल पर्वत उत्तर में, फिर हिमालय पर्वत के नीचे उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान के नीचे प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। देखो इधर, जैसे ये आपका हिमालय पर्वत है, यहाँ पे आपका उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, ये बीच में मैदान हो गया, और ये है प्रायद्वीपीय पठार। भारत का इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप होते क्या है, जो 3 ओर से पानी द्वारा घिरा हो और एक ओर से लैंड द्वारा। तो प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और यहाँ पर राजस्थान में है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, थार का मरुस्थल। तो ये सारे फीचर्स भारत में हैं, द्वीप समूह सब कुछ है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, भारत में निम्नलिखित में से किस भू आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो आप याद रखोगे कौन सी भू आकृति सबसे ज़्यादा एरिया पर फैली हुई है, वो भू आकृति है आपकी
प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार भारत के सबसे ज़्यादा एरिया पर फैला हुआ है। हिमालय पर्वत भी कम है, क्योंकि हिमालय पर्वत आपका नेपाल साइड और कंट्रीज में भी चला जाता है। उत्तरी भारत का विशाल मैदान भी इतना अधिक नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार का प्रतिशत सबसे अधिक है, 38.5% एरिया पर फैला हुआ है प्रायद्वीपीय पठार, तो इसको आप याद रखोगे। उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है, सबसे ज़्यादा कृषि वहीं की जाती है, उपजाऊ मैदान है, जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। इसका निर्माण अगर हम बात करें तो प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तरी भारत का विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ था वो किस युग में हुआ था, तो प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। या फिर एक और आता है प्लीस्टोसीन, आपको ऑप्शन में ना मिले तो होलीसीन, ठीक है, तो होलीसीन युग में हुआ था। तो ये दोनों है, प्लीस्टोसीन या होलीसीन, ठीक है। अब हम बात करें क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत की 7वीं रैंक है, बट 6 बड़े देश भारत से कौन कौन से हैं अगर वो पूछ लिए जाए तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7th इज भारत, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर भारत की सिर्फ दूसरी रैंक आती है चीन के बाद। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था, भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये भी आप याद रखोगे। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.70% है, यानी 17.70% है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जनगणना से, यानी सेंसस से। सेंसस 2011 भारत में अगर हम जनगणना की बात करें ना भाई, सिंपली तौर पर आपको सारी की सारे राज्यों से याद रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई आपको सबकी जनसंख्या याद रखनी है, नहीं, बट मैक्सिमम और मिनिमम ये तो आपको पता होनी चाहिए। भारत के किस राज्य में मैक्सिमम जनसंख्या है, किस राज्य में मिनिमम जनसंख्या है, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं से आते हैं। जैसे सिंपली है, लास्ट जनगणना हमारी 2011 में हुई थी। जो 2011 वाली जनगणना, एक क्वेश्चन तो यही बनता, वो कौन सी जनगणना थी, तो वो कौन सी थी भाई, आपकी 15 यानी 15वीं जनगणना थी। अब जो नेक्स्ट 2021 में होनी थी बट ड्यू टू कोरोना नहीं हो पाई, तो ये वाली जो आपकी जनगणना रहेगी वो कौन सी रहेगी, 16वीं, ठीक है। तो जो जनगणना थी 2011 वाली, इसमें नारा क्या था, आर सेंसस आर फ्यूचर। क्या नारा था इस जनगणना का 2011 वाली का, आर सेंसस या आर फ्यूचर, ठीक है। और इसमें अगर अध्यक्ष पूछे जाए तो सी चंद्रमौली जी थे। उसके अलावा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल दशकीय वृद्धि दर, यानी 10 साल की जो वृद्धि दर है वो भारत की कितनी रही थी, तो उसको आप अच्छी तरह से रख लेना, 17.64%, क्योंकि ये एचटेट में पूछी जा चुकी है, ठीक है, 17.64%। और कुल वार्षिक वृद्धि दर, देखो वार्षिक अलग है, दशकीय अलग है। दशकीय यानी 10 वर्षों की, और वार्षिक यानी 1 वर्ष की। तो 1 वर्ष की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 3.9% वार्षिक, ठीक है। तो भारत के घनत्व की बात करें तो भारत का घनत्व 382 है, और ये कोई भी डाटा आ जाए, कोई भी सेंसस आ जाए, ये नहीं बदलेगा, ये सेम रहेगा 382 यानी भारत का एरिया तो सेम ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है एरिया बदल जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व 382, सॉरी जनसंख्या घनत्व तो बदल जाएगा, एरिया नहीं बदलेगा। जैसे 32,87,263 जनसंख्या घनत्व कैसे बदलेगा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या घनत्व अपने आप कम होता चला जाता है, ठीक है। जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है और एरिया कम होता है, ठीक है, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी कम आता है। नेक्स्ट है भारत का सेक्स रेशो, तो 943 है 2011 के अकॉर्डिंग। अब सेक्स रेशो में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, केरल में है, तो और सबसे कम किस में, बिहार में है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करें सेक्स रेशो की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा केरल में है पर सबसे कम हरियाणा में है। ये याद रखना, जो सेक्स रेशो लिंग अनुपात सबसे कम हरियाणा में है, हमारे हरियाणा में। अब इंक्रीज हुआ है, पहले तो जब बिल्कुल कम था वो कितना था, 877 था 2011 में, बट अब तो 900 प्लस हो गया है। तो बढ़ तो रहा है, पर देखो अब जब नई जनगणना आती है तब क्या स्थिति रहती है हरियाणा की। तो अधिक जनसंख्या पूछी जाए तो यूपी, सबसे कम जनसंख्या आपकी सिक्किम में, ठीक है। अगर आपसे जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो मेघालय 27%, सबसे कम नागालैंड -0.47 यानी 0.47%, ठीक है। डेंसिटी पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व बिहार में है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो वो आपका है भाई अरुणाचल प्रदेश में, केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वहाँ, और बिहार में आपका 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। लिटरेसी रेट पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आपकी साक्षरता है वो केरल में है, केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता है 93.91%,
और अगर सबसे कम की बात की जाए तो बिहार में है, और बिहार में जो साक्षरता है भाई 63.82% है। ठीक है, तो ये साक्षरता आपको पता होनी चाहिए। फीमेल साक्षरता भी पूछी जाती है, फीमेल लिटरेसी रेट, तो केरल में ही सबसे ज़्यादा है, बट सबसे कम पूछे तो राजस्थान में सबसे कम है। भारत एक बार 2018 में पता नहीं क्वेश्चन आया था स्टेट में, भारत में पुरुषों की साक्षरता कितने प्रतिशत है, तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत में जो पुरुषों की साक्षरता है वो 82.14% है। पुरुषों की साक्षरता, कितने पुरुष पढ़े हुए हैं भारत में। और अगर महिलाओं की पूछें तो महिलाओं की साक्षरता है 65.46%। तो दोनों ही आपको पता होनी चाहिए, मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट दोनों ही पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन 2019 में, पता नहीं अब मेरे से सन याद नहीं होते, बट मुझे ये पता है कि ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत की सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है, तो ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या गोवा में है। ठीक है, गोवा में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है। गोवा में अगर बात करें नगरों में, यानी 62.17% लोग ऐसे हैं जो नगरों में रहते हैं गोवा में। और सबसे आपसे पूछे सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या भारत के किस राज्य में है, तो वो हिमाचल प्रदेश में है भाई। और हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या है जो ग्रामीण है, तो वो है आपकी 89.96% जनसंख्या ग्रामीण है, यानी गांव में रहते हैं। ठीक है, तो ये भाई जितना डीपली करो उतना ही अच्छा है, क्या पता कहाँ से क्या पूछ ले। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भारत के पर्वत शिखर, यानी भारत में कौन कौन से पर्वत हैं, कैसे पर्वत हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे। अगर हम बात करें भारत के पर्वत शिखरों की, तो भारत में आप सबको पता है ऊपर उत्तर की ओर हमारा हिमालय पर्वत है। हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वृहत हिमालय, वृहत हिमालय या बाह्य हिमालय, जो कि सबसे भारी ऊपर वाली परत होती है। वृहत हिमालय में ही आपकी सारी ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं। हिमालय की 60 ऊंची ऊंची चोटियों में से हिमालय की 90+ ऊंची ऊंची चोटियों में से 60 चोटियां आपकी वृहत हिमालय पर ही स्थित हैं। ठीक है, वृहत हिमालय पर ही आपकी कौन सी चोटी, माउंट एवरेस्ट भी वृहत हिमालय पर ही, वृहत यानी भारी हिमालय पर ही स्थित है। सेकंड टाइप है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और थर्ड टाइप आता है शिवालिक की पहाड़ियां या लघु हिमालय। ठीक है, ये तो हिमालय था। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं भारत में, एक तो माउंट एवरेस्ट का आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊंची चोटी है वर्ल्ड की, 8,848 या 8,850 इसकी हाइट है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल कंट्री में पड़ती है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सागर माथा, याद रखना, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट है इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक बार क्वेश्चन आता है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो वो आप ध्यान देना कोमोलंगमा के नाम से जानी जाती है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कोमोलंगमा, सागरमाथा नेपाल में और आपकी कोमोलंगमा तिब्बत में, और भारत में माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड में भी माउंट एवरेस्ट। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो K2 है, गार्डविन ऑस्टिन 8611 कराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये क्वेश्चन आता था KVS में भी पूछा गया था। जो K2 गार्डविन ऑस्टिन है भारत के किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो ऑप्शन में था कराकोरम, तो आपको याद रखना है कराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है K2। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड नहीं, इंडिया। अगर हम बात करें इंडिया के पाक अधिकृत कश्मीर में है, बट है तो अगर हम मैप में देखते हैं तो हम उस एरिया को अपने इंडिया का ही हिस्सा मानते हैं, इसीलिए K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में है, 8,598 मीटर जिसकी हाइट है। ठीक है, उसके अलावा आपको याद रखने हैं क्या, सतपुड़ा, आपका विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता भारत के बिल्कुल सेंटर में है। ये तीनों, विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता, ये तीनों के तीनों आपके ब्लॉक माउंटेन है। कैसे ब्लॉक, यानी भ्रंशोत्तक पर्वत है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत में कौन कौन से ब्लॉक माउंटेन है, तो विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता तीनों आपके ब्लॉक माउंटेन हैं। नर्मदा नदी बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से, ताप्ती नदी बहती है सतपुड़ा और अजंता के बीच में से, इसीलिए नर्मदा और ताप्ती आपकी ऐसी नदियां जो भारत की भ्रंश घाटियों में से होकर बहती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी नदियां भारत की जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। उसके बाद अगर बात करें तो एक बार DSSB में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा पर्वत है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, तो इसका आंसर रहेगा विंध्याचल पर्वत। याद रखना, विंध्याचल पर्वत है वो। ठीक है, अब
क्वेश्चन जो आया था मेघालय, मेघालय की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में पड़ती हैं? तो आपको राज्य पता होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में पड़ती है मेघालय की पहाड़ियाँ। मेघालय की पहाड़ियों की मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी छत्तीसगढ़ में पड़ती हैं। छत्तीसगढ़ याद रखना, छत्तीसगढ़। मेघालय, महादेव, दो होती हैं ये। महादेव की पहाड़ियाँ आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती हैं और मेघालय की पहाड़ियाँ आपकी छत्तीसगढ़ में पड़ती हैं। और जो ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं ये अमरकंटक, अगर हम इनकी बात करें तो इनकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अमरकंटक। मेघालय की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक से काफ़ी नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन, केन, गोदावरी, ये सारी नदियाँ आपकी अमरकंटक से ही निकलती हैं, ठीक है। महादेव की पहाड़ियों की बात करें तो ये है आपकी मध्य प्रदेश में और इनकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है। और जो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वो भी आपका कहाँ पर है? महादेव की पहाड़ियों पर ही है। तीसरी आती है राजमहल की पहाड़ियाँ, ये आपकी झारखंड में पड़ती हैं। उसके बाद आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो जो भारत का भाई पूर्वी घाट है यहाँ पर आपकी एक तो आते हैं नलमाला और पालकोंडा। तो नलमाला, पालकोंडा, जवादी और सिवरोय, ठीक है। ये चारों आपको पता रहनी चाहिए, नलमाला, पालकोंडा, जवादी, सिवरोय। जो नलमाला और पालकोंडा ये दोनों की दोनों आंध्र प्रदेश में है और जवादी, सिवरोय आपकी तमिलनाडु में पड़ती है, ठीक है। पश्चिमी घाट से आपको थाल घाट, बोर घाट, इनका सबका भी पता होना चाहिए। उसके अलावा जो पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो उसको सह्याद्री, उसका दूसरा नाम पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है। तो जो पश्चिमी घाट है इसका दूसरा नाम है सह्याद्री। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सह्याद्री, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री। सह्याद्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री, 3 पार्ट होते हैं इसके। भारत के बिल्कुल दक्षिण में एक क्वेश्चन आता है कि भारत का जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में किन पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं? तो ये हैं आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर भारत के दोनों घाट मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। नीलगिरी की पहाड़ियों के पास ही है पालनी की पहाड़ियाँ, ठीक है। भारत की अगर देखो आपको पता है पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। अब आपसे क्वेश्चन में पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो उसका आंसर क्या रहेगा? अनाईमुड़ी। याद रखना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी 2695, ठीक है, 2695 मीटर। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो दोदा बेटा, ठीक है, ये इसको भी याद रखोगे। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी दोदा बेटा। और दोदा बेटा की भी हाइट पूछी जाए तो 2637। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है दोदा बेटा, और दोदा बेटा की हाइट पूछी जाए तो 2637 मीटर। हाइट मीटर में है ये, किलोमीटर में नहीं है, याद रखना, किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। और भारत के पूर्व की बात करें तो पूर्व में भी आपकी कुछ पहाड़ियाँ पड़ती हैं, जैसे एग्जाम में पूछी जाती है नागा पहाड़ी आपकी नागालैंड में पड़ती है, मीजो पहाड़ी मिजोरम में पड़ती हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ, तीनों की तीनों पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर पड़ती हैं? मेघालय राज्य में पड़ती हैं। और इन तीनों पहाड़ियों की नकुली अवस्था के कारण ही क्या हुआ था, आपकी जो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय राज्य में होती है, मासिनराम के निकट चेरापूंजी में। तो वो इन तीनों पहाड़ियों की नकुली अवस्था के कारण ही वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। उसके अलावा हम बात करें पटकोई बुम आपकी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये थी आपकी पूर्वांचल पहाड़ियाँ। उसके बाद आता है हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। हिमालय का विभाजन होता है भाई स्टेट के आधार पर, जैसे पंजाब हिमालय, एक होता है पंजाब हिमालय फर्स्ट पार्ट, सिंधु नदी से लेकर जो आपका सतलुज नदी है वहाँ तक होता है पंजाब हिमालय। इसमें आपकी कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल सारी पर्वत श्रेणियाँ आ जाती हैं। इसे कश्मीर का हिमालय भी कहते हैं। सेकेंड पार्ट होता है, देखो पंजाब के बाद आता है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड यानी कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड वाले हिमालय को कहते हैं कुमाऊं हिमालय, ठीक है। इसमें क्या आपका उत्तराखंड में आ जाएगा, उत्तराखंड का दूसरा नाम उत्तरांचल भी है, दोनों नाम याद रखना, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये है, उत्तराखंड में हिमालय के पूर्वी भाग और पश्चिमी भागों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये याद रखना। उत्तराखंड में हिमालय का जो पश्चिम वाला पार्ट है उसे गढ़वाल कहते हैं। उत्तराखंड में जो हिमालय का पश्चिम वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं? गढ़वाल।
गढ़वाल कहते हैं, और जो पूर्व वाला पार्ट है उसे कहते हैं कुमाऊं, ठीक है, यानी कुमाऊं हिमालय। तो पश्चिम वाले पार्ट को गढ़वाल और पूर्व वाले पार्ट को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और कुमाऊं हिमालय की अगर आपसे क्वेश्चन आए, कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर यानी सबसे ऊंची चोटी, तो आप सीधा आंसर रहेगा नंदा देवी। देखो ध्यान देना, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, तो आंसर रहेगा आपका नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट आता है फिर इसके बाद नेपाल हिमालय। आपका उत्तराखंड यानी कुमाऊं हिमालय हमारा था सतलुज से काली नदी के बीच। अब आता है नेपाल हिमालय, काली नदी से लेकर तिस्ता नदी के बीच फैला हुआ है नेपाल हिमालय, ठीक है। इसमें आपकी कंचनजंगा और एवरेस्ट जैसी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा तिस्ता नदी से लेकर और बिल्कुल लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी तक अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय इसमें सिक्किम आ जाता है, असम आ जाता है और अरुणाचल आ जाता है। तो ये था हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन, ठीक। तो नेक्स्ट आते हैं इसमें दर्रे से आपको काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको सिंपली आपको पता होना चाहिए कौन सा भाई दर्रा भारत के किस राज्य में है। जैसे अगर हम बात करें पीर बनी जो कारा, यानी ये एक ट्रिक है आपके जम्मू कश्मीर के दर्रे याद करने की। पीर बनी जो कारा, पीर पंजाल, बनिहाल, जो से जोजिला और कारा से कराकोरम। ऐसे ही आपकी शिपरो बारा हिमाचल प्रदेश में, शी से शिप किला, रो से दो होते हैं रानसो दर्रा और रोहतांग दर्रा, 12 से बारालाचाला दर्रा। उसी तरह उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेखला दर्रा। आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं सिक्किम के दर्रे, जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। फिर अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा से अरुणाचल प्रदेश में नदी प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और देफू दर्रा। दक्षिण भारत की बात करें तो उसमें आपका थाल घाट, भोर घाट और आपका पाल घाट और शेन कोट्टा दर्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और आपको सिंपली अगर दर्रे ज़्यादा डिटेल में ना भी पढ़ो ना आप, तो उसके राज्य और दर्रे ये ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नदियाँ। नदियों से बात करें तो नदियों से जो हमारा क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई नदियों से। सबसे पहले लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें, जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। कुछ ऐसे अरुणाचल प्रदेश है इंडिया में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। फिर असम में एक द्वीप बनाती है ये, ठीक है। इस द्वीप का क्या नाम है? मांजुली द्वीप। याद रखोगे मांजुली द्वीप, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मांजुली द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। उसके अलावा यहाँ पर एक गोर्ज भी बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। गोर्ज का नाम भी याद रखोगे आप, जो वो गोर्ज बनाती है। गोर्ज क्या होता है भाई? अब ये ध्यान से देखना, जो गोर्ज होते हैं ना, यानी कोई भी नदी जब अपनी घाटी को काटती है तो वी शेप में काटती है, फिर उसको और गहरा कर देती है, तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफी में गोर्ज। तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में एक दिबांग गोर्ज भी बनाती है, आप उसको याद रखोगे। आगे चल के ब्रह्मपुत्र रिवर में यहाँ से तिस्ता नदी मिलती है, और जब तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जब इन दोनों को किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। और फिर आगे जाके इसमें गंगा मिलती है, और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और फिर पद्मा में जब जमुना मिलती है तब इसे मेघना कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तिस्ता प्लस ब्रह्मपुत्र जमुना, जमुना प्लस गंगा है पद्मा, तो पद्मा दोनों मिलकर बन गई मेघना। फिर इससे आगे जाके गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। नेक्स्ट हमारी रिवर्स है गंगा, 25 लंबी है किलोमीटर, ठीक है। अगर उसकी बात करें, जो गंगा है गंगोत्री हिमनद से निकलती है, 6600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है गंगोत्री हिमनद, उस मीटर की ऊंचाई पर। उसके बाद अगर हम बात करें भागीरथी और अलकनंदा, दो नदियों के मिलने से बनती है। ये दोनों नदियां देवप्रयाग पर मिलती हैं, वहीं से गंगा का नाम गंगा पड़ता है। यूपी में गंगा की लंबाई सबसे अधिक है। मैदानों में हरिद्वार से गंगा प्रवेश करती है। गंगा के दाएं तट पे अलग नदियां हैं और बाएं तट पर अलग नदियां हैं। दाएं वाली आपकी यमुना, पुनपुन, केन, सोन, और बाएं तट की है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी बिहार का शोक भी कहती हैं। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहते हैं, गंगा का ही पार्ट है। हुगली नदी विश्व की विश्वघाती नदी के नाम से जानी जाती है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। आपकी जो कोलकाता बंदरगाह है उसे पूर्व का लंदन भी कहते हैं, आप ये भी याद रखना। ताप्ती और नर्मदा दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की दोनों रिवर भ्रश घाटियों से बहती है। जवारनद मुख बनाती हैं, एक्चुरी बनाती हैं, ठीक है। उल्टी दिशा में बहती हैं,
पूर्व आपकी कैसे बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी भारत की सारी नदियाँ पश्चिम से पूर्व बहती हैं, बस यही दो उल्टी बहती हैं। ठीक है, तो दोनों को आप याद रखना। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माना जाता है नर्मदा को, नर्मदा और ताप्ती। माही नदी इनके साथ ही बहती है और उसको आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट गोदावरी, दक्षिण की गंगा के नाम से, वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर लंबी है। अगर हम बात करें ये कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती हैं। इसकी सहायक नदियाँ यानी इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट कृष्णा, कृष्णा बात करें दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलती है। भाई नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है, ये आप याद रखोगे। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो भीमा से क्वेश्चन बहुत आता है, DSSS, KVS, NVS सब में पूछा जाता है। भीमा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। मालप्रभा, घाटप्रभा यानी जिसके पीछे प्रभा लगा हो, वो सारी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट आती है कावेरी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है कावेरी। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी पर ही बना हुआ है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों में विवाद है कावेरी के नदी के जल को लेकर। मैटूर बांध भी आपका कावेरी पर बना हुआ है। सहायक नदियों की बात करें आपकी हेमवती, आपकी वर्णवती, आपकी अमरावती, ये सारी इसकी सहायक नदी है, वती वाली कावेरी की। नेक्स्ट आती है महानदी, महानदी निकलती है उड़ीसा के आपके रायपुर जिले से। और उसके अलावा जो महानदी नदी है, उड़ीसा में एक बांध है, इस पर हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और वैसे ही भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी लूनी नदी, राजस्थान में है, भारत की सबसे नमकीन नदी के नाम से जानी जाती है लूनी नदी। नेक्स्ट सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र में आपको सिंधु, झेलम, रावी, चेनाब, व्यास और सतलुज इन सब के बारे में पढ़ना होता है। आप याद रखोगे सिंधु और सतलुज दोनों का जन्म स्थल भारत से बाहर है, मानसरोवर के निकट है। बट आपकी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास ये सारी की सारी भारत में ही से ही निकलती हैं। अब भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात को भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा है, गर जलप्रपात, या इसे बोलते हैं जोग, गर नहीं, गर सोप्पा जलप्रपात हो या इसे जोग भी कहते हैं, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। 225 मीटर की ऊंचाई से शरावती नदी पर है ये, और ये शरावती नदी आपके कर्नाटका में है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट साबरमती, ये भी राजस्थान में बहती है, अरावली पर्वतमाला से ही निकलती हैं। सुवर्ण रेखा नदी, इससे आपको ये याद रखना है, भारत के जो लोहा इस्पात उद्योग है उन सबको पानी मिलता है सुवर्ण रेखा नदी से। तो नदियों से आपके जो मेन क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया। जैसे जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में स्थित है, उसको जो पानी मिलता है वो सुवर्ण रेखा नदी से ही मिलता है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो यहाँ पे नदियाँ आपकी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट आता है झीलें, नेक्स्ट आता है भाई झीलें। झीलों से होता है जैसे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील आपकी इंदिरा सागर झील, और भारत की सबसे बड़ी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील जैसे लोनार झील। अगर हम बात करें भारत की सबसे अधिक खारी झील आपकी सांबर झील राजस्थान, और वेबनाथ झील कहाँ है, केरल राज्य में है। नैनी झील नैनीताल में है, डल झील कश्मीर में है, लोकटक झील मणिपुर में है, और उसके अलावा कायबुल लंगजाओ जो नेशनल पार्क है वो भी आपका मणिपुर में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है, और आपका पुष्कर झील पड़ती है राजस्थान में। ठीक है, उसके अलावा वर्षा आती है, वर्षा के 3 टाइप्स आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स भी आपको पता होने चाहिए कि वर्षा के कौन कौन से 3 टाइप होते हैं। एक होती है भाई आपके संवहनीय वर्षा, ये क्या होती है, जब किसी भी एरिया से जब हवा ऊपर उठेगी तो गर्म हो जाती है और ऊपर उठकर वो बादल करती है और वर्षा करती है, तो इसे बोलते हैं संवहनीय वर्षा। भूमध्य रेखा के जो आसपास वर्षा होती है भूमध्य रेखा के, वो इस प्रकार की होती है। 2013 या 14 से पहले जो एस्टेट में क्वेश्चन आते थे ना, इस तरह के आते थे, फिगर दे दिया जाता था, यानी आकृति दे दी जाती थी और फिर पूछा जाता था ये किस प्रकार की वर्षा है। एक होती है प्रवर्तीय वर्षा, इसमें जब गर्म हवा ऊपर उठती है फिर वही आपकी बादल बनाएगी, वर्षा करेगी। बट ये वाला जो पार्ट होता था सूखा रहता था, यहाँ पर वर्षा नहीं करती थी, तो इसे बोलते थे रेन शैडो एरिया, यानी वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो एरिया। ठीक है, और तीसरा हमारी आती है चक्रवातीय वर्षा, जब गर्म और ठंडी हवा आपस में मिलती है तो एक दीवार बन जाती है दोनों के बीच में, और इस दीवार के सहारे गर्म हवा ऊपर उठकर बादल बनाती है और वर्षा करती है, तो इसे बोलते हैं चक्रवातीय वर्षा। तो वर्षा के 3 टाइप आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं मानसून। मानसून की बात करें, भारत में
तीन तरह से मानसून वर्षा करता है। एक मानसून आने से पहले जिसे बोलते हैं प्री मानसून, एक होता है आपके मानसून की वर्षा और एक होती है पोस्ट मानसून की वर्षा। प्री मानसून में आपकी वर्षा अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे 4 नाम है इसके फेमस। एक तो है कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, यानी चेरी की वर्षा, फूलों की बौछार। दूसरा असम में इसे चाय की बौछार के नाम से जाना जाता है। तीसरा केरल में इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है और पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। 1 जून से केरल राज्य में भारत में मानसून प्रवेश करता है और उसके बाद पूरे भारत में वर्षा करता है, सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर। तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो सर्दियों में होती है। ठीक है, एग्जाम में यही सारे जो मैं बोल रही हूँ ना, यही सारे क्वेश्चन बनने हैं आपके, और कहीं बाहर से नहीं आना। यही क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं लाइनें बोल रही हूँ ना, यही क्वेश्चन ही है, ये लगा लो आपके। ठीक है, तो ध्यान से करो। उसके बाद अगर हम बात करें मानसून से जो वर्षा है, अरावली समानांतर होने के कारण राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती थी मानसून से। ठीक है, जो मानसून की डायरेक्शन पूछी जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून। उसके बाद पूरा मानसून पूरे भारत में वर्षा करके फिर उत्तर पश्चिम की ओर से भारत में वापसी लेता है, यानी 15 अक्टूबर के बाद वापसी स्टार्ट कर देता है। 15 अक्टूबर के बाद मानसून लौटना शुरू कर देता है और डायरेक्शन क्या होती है, उत्तर पश्चिम मानसून। उत्तर पश्चिम की ओर से स्टार्ट करता है, यानी आपका जम्मू कश्मीर इधर पाकिस्तान की ओर से। फिर पूरे भारत में सर्दियों में वर्षा करते हुए तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा करता है इस वक्त उत्तर पश्चिम मानसून, यानी लौटता हुआ मानसून सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में वर्षा करता है। इस तरह की मानसून की वर्षा को राजस्थान में मावट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मिट्टियाँ। मिट्टियों में अगर हम बात करें, मिट्टी भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भाई। एक तो आपको मिट्टी करने से पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे भाबर, खादर और आपका बांगर और खादर। देखो भाबर एक वर्ड होता है भाबर, एक होता है तराई, भाबर तराई, एक होता है बांगर और एक होता है खादर बांगर। बच्चे इनमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, और एक होता है बांगर और एक खादर। ध्यान से देखो, भाबर क्या होते हैं, जो भाबर होते हैं पर्वतों की ढलान वाला वह भाग होता है जहाँ पे नदियाँ बहती है, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दब जाती हैं और उन पत्थर के नीचे हमें वो नदियाँ नहीं दिखती। इसीलिए ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस एरिया में नदियाँ अदृश्य हो जाती है, यानी छिप जाती है। तो कौन से एरिया में छिप जाती हैं, आपकी भाबर वाले एरिया में, याद रखोगे। फिर तराई वाले पार्ट में क्या होता है, ये सारी रिवर जो छिप गई थी ना, वो दोबारा पुण्य प्रकट हो जाती हैं, यानी दोबारा दिखने लग जाती हैं तराई वाले पार्ट में। बांगर क्या होता है, बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान होते हैं जहाँ पर कभी भी बाढ़ नहीं आती। उपजाऊ जो मिट्टी होती है यहाँ की बहुत कम उपजाऊ होती है। ठीक है, खादर से क्या याद रखना, हर साल बारिश आती है, हर साल यहाँ बाढ़ आती है, हर साल मिट्टी की नई परत छप जाती है जो कि बहुत उपजाऊ होती है खादर में। ओके, तो ये आप याद रखोगे। भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा एरिया पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जो उत्तरी विशाल मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से बना है, 43.7% एरिया। उसके बाद अगर हम बात करें, जो जलोढ़ मिट्टी भारत में 43.7% एरिया में फैली हुई है, और बांगर और खादर ये दोनों जलोढ़ मिट्टी के ही 2 टाइप लगा लो आप। नेक्स्ट आती है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो काली मिट्टी का दूसरा नाम बहुत पूछा जाता है रेगड़ मिट्टी। उसके अलावा जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए बेस्ट होती है। आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। जब ये गीली हो जाएगी तो चिपचिपी हो जाती है और सूखने में इसमें दरारें पड़ जाती है, इसीलिए इसे सवैतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो ये आप याद रखोगे। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है, फिर गुजरात और फिर मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट उसमें भी पाई जाती है। नेक्स्ट लाल मिट्टी कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, पीली और चॉकलेटी कलर की कुछ होती है। बस इससे जो क्वेश्चन आता है वो ये है, ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसके कण बहुत मोटे होते हैं, जिसमें रंध्र पाए जाते हैं, तो वो है आपकी लाल मिट्टी। नेक्स्ट इज लैटराइट मिट्टी। 200 सेंटीमीटर से अधिक एरिया वाले पार्ट में मिलती है लैटराइट मिट्टी। ठीक है, इसमें अपसलन क्रिया होती है, यानी लीचिंग क्रिया होती है। लीचिंग जो होती है ना, लीचिंग क्रिया प्रॉब्लम वो होती है इसमें लैटराइट मिट्टी में, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सूखने के बाद ईंट की भांति कठोर हो जाती है, तो वो है आपकी लैटराइट मिट्टी। नेक्स्ट इज मरुस्थलीय मिट्टी। इसे बलुई मिट्टी या क्षारीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, मरुस्थलों में जो पाई जाती है। इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है और आपकी पंजाब और राजस्थान और हरियाणा के कुछ भागों में ये पाई जाती है। लवणीय मिट्टी नारियल की खेती के लिए बेस्ट होती है, आप ये याद रखोगे। पिट में जैविक या दलदली मिट्टी नदियों के डेल्टाई वाले पार्ट में पाई जाती हैं। 40 से 50% इसमें जैव पदार्थ होते हैं, इनकी मात्रा अधिक होती है। ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल इनमें ये पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं भारत में वन। भारत में जो वन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार,
पर्णपाती जिसे मानसूनी वन भी कहते हैं, और आपके कांटेदार वन मरुस्थलीय वन भी कहते हैं, डेल्टाई वन, और लास्ट इज पर्वतीय वन। सदाबहार वन आपके पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भारत के उत्तर पूर्वी वाले पार्ट में पाए जाते हैं। मोहोगनी, रोजवुड, आबनुस, रबड़, सिनकोना, नारियल, ये सारे आपके सदाबहार वनों की श्रेणी में आते हैं। इन वृक्षों के नाम आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है सीधा पूछेगा रबड़ किस प्रकार का वृक्ष है, यानी सदाबहार वृक्ष है। सारा साल हरे भरे रहते हैं ये वृक्ष, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले पार्ट में मिलते हैं सदाबहार वन। नेक्स्ट है पर्णपाती या पतझड़ी वन, मानसूनी वन। केवल मानसून में ये हरे भरे होते हैं, और फिर मानसून से पहले ये अपनी गर्मी जब स्टार्ट होती है तो 6 से 8वें हफ्ते में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती वन भी कहते हैं। भारत में जिस वाले पार्ट में हम रहते हैं वहाँ पर इस तरह के वन होते हैं, जो शीशम, नीम, आपका साल, सागवान, बांस, आपके प्लास, तो इस तरह के जो वृक्ष होते हैं ये आपके पर्णपाती वनों में आते हैं। इनकी लकड़ियां ज़्यादा कोमल होती है और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से? पर्णपाती वन या पतझड़ी वन। नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वनों की अगर हम बात करें, जो कांटेदार वन है ये पाए जाते हैं आपके राजस्थान वाले इलाकों में। इनमें आपके पेड़ आते हैं खजूर, बेर, खेजड़ी और नांगफली के, ठीक है। इनकी जड़ें बहुत लंबी और गहरी होती है। आप ये याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, किन वृक्षों की जड़ें बहुत लंबी और गहरी होती है, तो वो है आपके कांटेदार और मरुस्थलीय वनों की। नेक्स्ट इज डेल्टाई वन, अनूप वन, वेलांचली वन, मैग्रोव वन के नाम से और जवारिया वन के नाम से भी, ये नहीं सबके एक ही नाम है ये। तो ये नदी के डेल्टाई वाले पार्ट में पाया जाता है। इनसे आप जो क्वेश्चन याद रखोगे वो ये है, किन वृक्षों की जड़ें जटाओं की तरह लंबी होती है, तो वो है आपके मैग्रोव वन, डेल्टाई, अनूप वन, वेलांचली वन, ज्वारीय वन, ये सारे एक ही हैं। लास्ट इज पर्वतीय वन। ऊंचाई के आधार पर इनको 4 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, आर्द्र शीतोष्ण, शीत शीतोष्ण, अल्पाइन और टुंड्रा, ठीक है। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश, सेकंड इज अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक सघन वन पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम वन पूछे तो हमारा हरियाणा का नंबर आता है। नेशनल पार्क की बात करें तो आपको पता होना चाहिए भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है ये आपका, ठीक है। पहले इसका नाम हेले नेशनल पार्क था। विश्व का पहला नेशनल पार्क है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो ये सारे नाम आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा कई राज्य ऐसे हैं जिनके नेशनल पार्क एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे हरियाणा के तो आपको पता ही होगा, हरियाणा जीके में भी आप याद करके जाते होंगे, कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। उसके अलावा अगर हम बात करें तो असम के जैसे नेशनल पार्क काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। गुजरात का पूछा जाता है गिर नेशनल पार्क, एशियाई शेरों के लिए फेमस है, ठीक है। उसी तरह आपके राजस्थान के पूछे जाते हैं सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क आपका। उसके अलावा जो सरिस्का, और उसके अलावा एक और आता है इसमें रणथंभौर नेशनल पार्क। तो तीनों आप याद रखोगे, रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव, ठीक है। उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश के दुधवा, चंद्रप्रभा और वनवासा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी नेशनल पार्क हैं, और अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश दोनों में भारत के सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका कान्हा, किसली, शिवपुरी, संजय गांधी, पंच नेशनल पार्क, और उसके अलावा आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क और जीवाश्म नेशनल पार्क। तो काफ़ी नेशनल पार्क आते हैं आपके मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बनता है केरल का है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा मेघालय वाला नेशनल पार्क आपको याद रखना, नोक्रेक नेशनल पार्क, ठीक है। उसके अलावा सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क, और अरुणाचल प्रदेश का जो नामदफा नेशनल पार्क है वो भी आपको याद रखना है। जो नामदफा नेशनल पार्क है भारत का सबसे बड़ा, यानी ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क। कहाँ पर है भैया? आपका अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम बात करते हैं सी पोर्ट की, यानी बंदरगाहों की। भारत में बहुत सारी बंदरगाहें हैं। भारत के पूर्वी तट पर अलग है, पश्चिमी तट पर अलग हैं। पश्चिमी तट की बात करें तो कांडला आपकी गुजरात में पड़ती है। इसे चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी कहते हैं। विभाजन के बाद, पाकिस्तान से विभाजन के बाद इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज मुंबई सबसे बिजी बंदरगाह है भारत की, और इसके भार को कम करने के लिए एक और बंदरगाह बनाई गई, नेहवा शेवा। इसका दूसरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानी जाती है, नेहवा शेवा, और पूरी न्यू टेक्नोलॉजी से ये बनाई गई है। नेक्स्ट है मरमा गोवा, ये आपकी गोवा में ही है और जुआरी नदी के एक चोरी पर स्थित है। मरमा गोवा आपकी प्राकृतिक बंदरगाह है, एक नेचुरल सी पोर्ट है। नेक्स्ट न्यू मैंगलोर आपकी कर्नाटक में आती है, ठीक है। नेक्स्ट कोचिन आपकी केरल में पड़ती है,
तूतीकोरिन आपकी तमिलनाडु में है। उसके अलावा चेन्नई बंदरगाह भी आपकी तमिलनाडु में है। चेन्नई के भार को कम करने के लिए अब एक और बंदरगाह बनाई गई है, एन्नोर बंदरगाह, ये भी आपकी तमिलनाडु में पड़ती है, ये भी याद रखोगे। न्यू टेक्नोलॉजी है यहाँ पर भी पूरी मॉडर्न, ठीक है। विशाखापट्टनम, यहाँ से आपसे एक याद रखना है, एक तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आती है, दूसरी है जो बात याद रखनी वो ये है, जहाज़ों के मरम्मत की जो सुविधा है, ठीक है, वो भी आपकी विशाखापट्टनम सी पोर्ट पर ही है। पारादीप सी पोर्ट आपकी पड़ती है उड़ीसा राज्य में। उसके अलावा हल्दिया जो सी पोर्ट है वो आपकी पश्चिम बंगाल में पड़ती है, और कलकत्ता सी पोर्ट भी आपकी पश्चिम बंगाल में पड़ती है। कलकत्ता बंदरगाह को पूर्व का लंदन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल हाईवे, जो आपके बिल्कुल काफ़ी चेंज हो चुके हैं, ओड इवन सिस्टम हो चुका है इनमें भी, पुराने वाला अब कुछ नहीं रहा। अब नेशनल हाईवे 44 आपका सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ठीक है। नेशनल हाईवे 44 की बात करें तो वही सबसे लंबाई पर आता है वर्तमान में, सबसे लंबा। और अगर हम बात करें उत्तर दक्षिण गलियारा, जो आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी था, वो अभी यूं का यूं है। और पूर्व पश्चिम गलियारा आपका सिलचर से लेकर आपका पोरबंदर तक था, गुजरात के पोरबंदर तक था। क्वेश्चन आता है कि जो उत्तर दक्षिण गलियारा आपस में कहाँ पर मिलते हैं, तो झांसी नामक स्थान पर ये आपस में मिलते हैं। एक आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 25 दिसंबर 2002 को ये आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी से शुरुआत हुई थी। 500 से अधिक आबादी वाले सारे गाँवों को सड़कों से जोड़ना था, जो लक्ष्य काफ़ी पूरा हो चुका है। अगर हम बात करें यूएसए के बाद भारत में दूसरा सड़क नेटवर्क है, यानी सड़कों के जाल में हम सेकेंड नंबर रखते हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है भाई, ठीक है। और अब काफ़ी लंबाई वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो नेशनल हाईवे हैं, इनकी सबसे ज़्यादा लंबाई हमारे महाराष्ट्र में आती है, दूसरे नंबर पर यूपी का नंबर आता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है भारत में कृषि, यानी खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसलें। खरीफ कब बोया जाता है, रबी कब बोया जाता है और जायद कब बोया जाता है। खरीफ की बात करें तो भारत में जो खरीफ की फसल है भाई, जैसे ही मानसून आएगा खरीफ बो दी जाती है। गर्मी की फसलें होती है जून जुलाई बो दी जाती हैं, और फिर अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में यानी जो गर्मी वाला मौसम है उसमें खरीफ चलता है। इसमें आपकी जैसे चावल बोया जाता है, ज्वार बोया जाती है, बाजरा, मक्का, मूंगफली, उसके अलावा आपकी तंबाकू, गन्ना, कपास, जूट, ये सारी फसलें बोई जाती है। ये होती है आपकी खरीफ की फसलें। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। आपका गेहूं, जौ, सरसों, चना और आपका मसूर, गेहूं, ये सारी फसलें आती है आपकी रबी की फसलों में। जायद की फसलें यानी आपकी तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, ये सारी फसलें आती है जायद की फसलों में। जायद की फसलें आपकी मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई तक ये हो भी जाती है कम्प्लीटली। तो इन्हीं दिनों में आपकी ये चीज़ें चलती हैं। और नकदी फसलें भी होती है भाई, एक व्यापारिक फसल, ऐसी फसलें होती है जो किसान ज़्यादा रखने के उद्देश्य से नहीं बल्कि बेचने के उद्देश्य से बोता है, इसीलिए इन्हें नकदी या व्यापारिक फसल भी कहते हैं, जैसे कपास, गन्ना, जूट और तंबाकू। उसके बाद हमारी फसलें आती हैं, सब्जियों की रैंक आती हैं। अगर आपसे सीधा पूछे फल और सब्जी दोनों में भारत की जो रैंकिंग है चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, ठीक है। चावल में भारत का सबसे पहला राज्य नंबर 1 है पश्चिम बंगाल। क्यों भाई? क्योंकि पश्चिम बंगाल में साल में 3 बार चावल की किस्में प्राप्त कर ली जाती है, अमन, ओस और बोरो। एक साल में वो 3 बार चावल बोते हैं पश्चिम बंगाल वाले, इसीलिए नंबर 1 पर है। सेकंड इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर आप, ठीक है, तो सेकंड यूपी का। फिर गेहूं में बात करें तो गेहूं में सबसे नंबर 1 है आपका यूपी और सेकंड है पंजाब। पर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पूछे तो गेहूं नंबर 1 है। नेक्स्ट आता है आपका जो में यूपी फर्स्ट है, ज्वार में महाराष्ट्र फर्स्ट है और ज्वार बाजरा में आपका राजस्थान फर्स्ट है। ये तीनों मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं, जो ज्वार और बाजरा। नेक्स्ट चना में आपका मध्य प्रदेश फर्स्ट है। आपकी मक्का में अगर बात करें आंध्र प्रदेश फर्स्ट है। दालों में महाराष्ट्र फर्स्ट है। तिलहनों में मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है। मूंगफली में अगर हम बात करें गुजरात नंबर 1 है, गुजरात की मूंगफली बहुत मोटी मोटी होती हैं। सोयाबीन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, ठीक है। सरसों में आपका राजस्थान फर्स्ट है, सरसों में बहुत कम पानी की नीड होती है और राजस्थान में पहले ही पानी कम है। गन्ने में अगर हम बात करें तो यूपी फर्स्ट है, महाराष्ट्र सेकंड है, बट प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पूछे तो महाराष्ट्र फर्स्ट है। चाय में आपका असम फर्स्ट है और चाय का पहले जो चाय के बागान शुरू हुए थे वो असम राज्य से ही हुए थे। चाय एक जल प्रिय पौधा होते हुए भी चाय की जड़ों में जो पौधा होता है ना, इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो ये गल जाता है। इसीलिए सीढ़ी नुमा खेतों में चाय का पौधे की खेती की जाती है। कहवा, एग्जाम में जो पूछा जाता है कहवा बहुत पूछा जाता है। कहवा यानी कॉफ़ी जिससे बनती है। कहवा में कर्नाटक नंबर 1 है और कर्नाटक का चिकमंगलूर जो है ये कॉफ़ी पोर्ट, चिकमंगलूर, कर्नाटक का जो चिकमंगलूर है भाई,
इसे क्या कहते हैं, इसे कॉफी लैंड ऑफ कर्नाटक के नाम से भी जानते हैं, याद रखना चिकमंगलूर को। नेक्स्ट है कपास। कपास जिसमें काली मिट्टी के लिए, जो काली मिट्टी में बोया जाता है, काली मिट्टी बेस्ट होती है कपास के लिए, इसलिए कपासी मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। ठीक है, जो कपास है उसमें फर्स्ट आता है हमारा गुजरात, सेकंड आता है महाराष्ट्र। ठीक है, और उसके बाद आता है जूट। जूट में अगर फर्स्ट की बात करें पश्चिम बंगाल, सेकंड इज बिहार। और जूट से आपके बोरे, रस्सियाँ और खाट में भरने वाली जो रस्सी होती है वो भी, उसके अलावा आपके कोट भी बनते हैं, ब्लेजर्स भी बनते हैं। रबड़, रबड़ में केरल फर्स्ट है भाई, सेकंड तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये थी आपकी फसलें। नेक्स्ट आता है खनिज संसाधन। अगर खनिज संसाधनों में बात करें तो लोहे की, लोहा औद्योगिक विकास की धुरी कहा जाता है। किसी भी उद्योग के लिए ये आधारशिला का काम करता है लोहा, तो आधारशिला का काम करता है लोहा। उसके बाद भारत उत्तम किस्म के लोहे के लिए फेमस है। लोहे की 4 प्रकार होती है भाई, मैग्नेटाइट, हीमेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। इसमें जो हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा होता है, सेकंड नंबर वाला, हमारे भारत में हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। जो मैग्नेटाइट लोहा होता है उसमें 72% लोहे का अंश होता है। हेमेटाइट में होता है आपका 40 से 60%। और आपका तीसरे नंबर पर जो होता है सीडेराइट, सीडेराइट में आपका होता है 20 से 40%। और आपका लिमोनाइट में बहुत ही कम लोहे का अंश पाया जाता है। अब खानों से क्वेश्चन आते हैं, जैसे नंबर 1 अगर लोहे में बात करें तो उड़ीसा आता है, सेकंड नंबर पर आपका कर्नाटक आता है। ठीक है, तो जैसे कर्नाटक की बाबा बुदन की पहाड़ी, तो आपसे पूछेंगे बाबा बुदन की खान किसकी खान है, लोहे की खान है, किस राज्य में, कर्नाटक में है। उसके अलावा कुद्रेमुख की खान भी फेमस है कर्नाटक की। नेक्स्ट आती है अगर उड़ीसा की खानें पूछे तो मयूरभंज और सुंदरगढ़, ये उड़ीसा की खानें हैं। छत्तीसगढ़ की पूछे दुर्ग, बेमाडीला और दंतेवाड़ा की खानें। गोवा की और उसके अलावा झारखंड की पूछे तो सिंहभूम की खान, ये सारी लोहे की खानें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायमंड में तो एमपी फर्स्ट है भारत में। सिल्वर में यानी चांदी में राजस्थान फर्स्ट है। कच्चे तेल में यानी क्रूड ऑयल में, इसमें भी राजस्थान फर्स्ट है। प्राकृतिक गैस में असम फर्स्ट है। सोने में कर्नाटक फर्स्ट है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज में अगर हम बात करें सबसे नंबर 1 है, लेटेस्ट डाटा है ये आपका, मध्य प्रदेश नंबर 1 है, सेकंड इज महाराष्ट्र। और विश्व के मैग्नीज भंडारों का अगर हम बात करें तो 5वां भाग हमारे भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट तांबा, तांबे की भारत में कमी है और हम तांबा आयात करते हैं। वैसे भी राजस्थान में जो खेतड़ी की खान है, खेतड़ी ये एग्जाम में आ चुका है, खेतड़ी की खान से क्या निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है और ये भारत में है। मध्य प्रदेश की बालाघाट की खानों से तांबा निकाला जाता है। तांबे में फर्स्ट नंबर रखता है मध्य प्रदेश, सेकंड रखता है राजस्थान। नेक्स्ट आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट का अगर आयशक पूछा जाता है तो बॉक्साइट का जो आयशक है वो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का आप याद रखोगे। एल्यूमिनियम के निर्माण में सहायक होता है बॉक्साइट। ठीक है, और इसमें प्रमुख राज्य अगर हम बात करें लेटेस्ट डाटा के अनुसार तो सबसे नंबर 1 बॉक्साइट में उड़ीसा ही आता है। नेक्स्ट आपका खनिज है कोयला। कोयले के 4 टाइप होते हैं, एक होता है एंथ्रासाइट कोयला, एक होता है बिटुमिनस कोयला, एक होता है लिग्नाइट कोयला और एक होता है पिट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, 95% से अधिक कोयले की मात्रा इसमें पाई जाती है। बिटुमिनस आपका 70 से 80% कोयले की मात्रा पाई जाती है और भारत में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तीसरा आपका लिग्नाइट 30 से 35% और आपका पिट कोयला 20 से 30%। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, लकड़ी से कोयला बनने की प्रथम अवस्था को कौन सा प्रकार दर्शाता है कोयले का, तो पिट कोयला लकड़ी से कोयला बनने की प्रथम अवस्था है। प्रथम कोयले क्षेत्र की बात करें तो भारत में सबसे पहला कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल का रानीगंज था। ठीक है, पश्चिम वेस्ट बंगाल में जो रानीगंज था ना भाई, वो सबसे पहला कोयला क्षेत्र था। सबसे पहले कोयले की खान का वहाँ पता चला था रानीगंज में। अब अगर हम नंबर 1 बात करें तो कोयले में भी उड़ीसा है। देखो लोहे में भी उड़ीसा, कोयले में भी उड़ीसा और बॉक्साइट में भी उड़ीसा ही आता है आपका। ठीक है, झारखंड में झरिया, बोकारो और गिरिडीह है, ये सारी कोयले की खानें हैं। उड़ीसा में तलचर है, महानदी और सोन घाटी के बीच कोयला पाया जाता है, तो ये सारी आपके कोयले का है। जो हमें अधिकतर कोयला भारत में है वो गोंडवाना लैंड का है, ये भी याद रखोगे, ये क्वेश्चन आता है। गोंडवाना लैंड का कोयला हमें मिलता है जो भारत में कोयला है। और भारत में जो प्रायद्वीपीय नदियां बहती हैं उन नदियों की घाटियों में भी कोयले क्षेत्र पाए जाते हैं। खनिज तेल की बात करें तो सबसे पहले खनिज तेल भारत के असम में ही मिला था, असम के डिगबोई क्षेत्र में। असम के डिगबोई क्षेत्र में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था और तेल के कुएं के पास ही प्राकृतिक गैस भी मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें गुजरात में खंबात और अंकलेश्वर 2 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। मुंबई से आपका 176 किलोमीटर दूर मुंबई हाई तेल क्षेत्र है जहां से काफ़ी मात्रा में तेल प्राप्त हो रहा है। और कह रहे हैं कि इन फ्यूचर कृष्णा और कावेरी नदियों के आसपास भी तेल के भंडार हैं, ऐसा कुछ पता चला है पर पता नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आया था मंगला, ऐश्वर्या और आपका एक था
भाग्यम, ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों तेल क्षेत्र हैं। ONGC के द्वारा राजस्थान में इन तेल क्षेत्रों का संयुक्त रूप से इनमें उत्पादन शुरू हो गया है ONGC के द्वारा। तो याद रखो, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या राजस्थान में तेल क्षेत्र है। अब नेक्स्ट आते हैं सोना। गोल्ड की बात करें, कर्नाटक में मिलता है। कर्नाटक में हमारा शुद्ध रूप में कोलार की खान है। कर्नाटक में हट्टी की खान और कोलार की खान, ये खानें पूछी जाती हैं। कर्नाटक की कोलार की खान और हट्टी की खान, इन दोनों खानों से ही हमें क्या मिलता है? सोना मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है अभ्रक। अभ्रक में भारत अब नंबर 1 रही है। वर्ल्ड में बात करें तो नंबर 1 नहीं है, वैसे अभ्रक में नंबर 1 है भारत का राज्य। भारत में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट यूरेनियम। यूरेनियम को आशा धातु भी कहते हैं और इसमें भी आपका आंध्र प्रदेश ही फर्स्ट है। नेक्स्ट थोरियम। भारत में थोरियम के विशाल भंडार हैं। एक क्वेश्चन आता है, केरल की मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? वो थोरियम ही है। परमाणु संयंत्रों में थोरियम का काफ़ी यूज होता है। उसके अलावा परमाणु ऊर्जा केंद्र भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अब हम बात करें तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये आपका जो तारापुर वाला परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में है। देश का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, भारत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र है, वो भी आपका तमिलनाडु में है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका यूपी में पड़ता है। काकरपाड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में है। रावत भाटा आपका राजस्थान में है। उसके अलावा हम बात करें कुड़नकुलम आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और फतेहाबाद, हरियाणा के फतेहाबाद में एक नवीन परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित होने की काम शुरू हो चुका है, ये है कुम्हारिया में। ठीक है, फतेहाबाद में। और महाराष्ट्र के जैतपुरा में भी एक नवीन परमाणु केंद्र स्थापित होने जा रहा है, और कर्नाटक के कैगा में भी। तो इनको भी आप याद रखोगे। उसके बाद आती हैं हरित क्रांति से रिलेटेड कुछ पॉइंट। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति लाए थे। भारत में MS स्वामीनाथन जी लाए थे। गेहूं, चावल और तिलहनों पर ज़्यादा जोर दिया गया था। फर्स्ट थी गेहूं, गेहूं में 3 गुना वृद्धि हुई थी। उन्नत बीज आ गए थे, टेक्निक आ गई थी, अच्छे खाद आ गई थी, कीटनाशक दवाइयाँ आ गई थी, किसानों को बीमा दे दिया गया था, पैसे मुहैया हो गए थे, खेत सुधार दिए गए थे, मिट्टी की जाँच हुई थी। तो इन सब चीज़ों से हमारा जो खेती वाला एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है काफ़ी सुधर गया था। और गेहूं में 2-3 गुना अधिक वृद्धि हुई थी। तो गेहूं में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी हरित क्रांति से। नेक्स्ट आती है श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति। वर्गीस कुरियन जी इसके जन्मदाता माने जाते हैं दूध क्रांति को बढ़ाने से। नेक्स्ट आती है हमारी सीधी सीधी बोलेंगे मांस क्रांति या जो लाल क्रांति है। लाल क्रांति आपकी मांस और टमाटरों से संबंधित थी। नीली क्रांति आपकी मछली पालन से संबंधित थी। पीली क्रांति आपकी तिलहनों से संबंधित थी। बादामी क्रांति आपकी मसालों से संबंधित थी। भूरी क्रांति आपकी उर्वरकों से संबंधित थी। गुलाबी क्रांति आपकी झींगा मछली से संबंधित थी। गोल क्रांति आपके आलू से संबंधित थी। रजत क्रांति आपके अंडों से संबंधित थी। और सुनहरी क्रांति आपकी बागवानी से संबंधित थी, यानी फल और फूलों से। राजमार्ग क्रांति आपकी विश्व स्तरीय सड़क मार्गों से संबंधित थी। अमृत क्रांति आपकी नदी जोड़ों से संबंधित थी। काली क्रांति आपकी पेट्रोलियम से संबंधित थी। कृष्ण क्रांति आपकी बायोडीजल से संबंधित थी। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों के मिश्रण को कहती है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको कंप्लीट करा दिया है पूरा का पूरा क्या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का सिलेबस। अब कुछ क्वेश्चंस है जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई पूछी गई है 2933 किलोमीटर है। भारत का आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों आंतरिक ग्रह हैं भाई। परंपरागत स्रोत कौन सा है? जलीय जो स्रोत होते हैं वो परंपरागत स्रोत होते हैं। बुग्याल क्या है? पहाड़ों में, भारत में जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें बुग्याल कहते हैं। और नेक्स्ट इसमें आता है केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ शैक्षिक सुविधाएं अच्छी हैं, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हैं, रोजगार के अवसर अच्छे हैं, इसलिए शिशु मृत्यु दर कम है। विषु क्या होता है? विषु होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। विषु क्या होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे विषु कहते हैं। नेक्स्ट इज घूर्णन दिशा। पृथ्वी की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व है भाई। हिमालय और आल्प्स पर्वत कैसे पर्वत है? युवा वलित पर्वत है, नए पर्वत है, आपके मोड़दार पर्वत हैं। 2011 की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो ये आपकी 17.64% है जो मैंने बताई थी। 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनती है? बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी तटीय सीमा
भारत की किस राज्य की है? गुजरात की है। ग्लोब पर भूमध्य रेखा पर समानांतर खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी भाग में झूम कृषि के नाम से जानते हैं। और एक मिल्पा भी स्थानांतरित कृषि का ही नाम है। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कृषि के नाम से जानते हैं। निम्न लंबी नदी, सबसे लंबी नदी गंगा, यमुना, चंबल और ब्रह्मपुत्र में से सबसे लंबी भाई आपकी ब्रह्मपुत्र आएगी। 2880 किलोमीटर लंबी आपकी गंगा, 25 किलोमीटर लंबी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक थी। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। 2019 में भारत की रैंक क्या थी? 129 थी। ठीक है, याद रखोगे। 2018 में 130 थी। अब ये जो मानव विकास रिपोर्ट में 3 लेवल आते हैं, शैक्षिक स्तर होता है, स्वास्थ्य स्तर होता है और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों को जांचा जाता है। चिनूक क्या होती है? ठंड में बहने वाली गर्म हवाओं को चिनूक कहते हैं। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपका सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक है, रूस में 9438 किलोमीटर लंबा है। एशिया और यूरोप के बीच यूराल पर्वत भी है और काकेशस पर्वत भी है। भारत का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। 2011 में लिंग अनुपात कितना था? 943 था भाई। तारापुर आपका कहाँ है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अधिकांश ज्वालामुखी भारत में कहाँ फटते हैं? भारत में नहीं, वर्ल्ड में, तो प्रशांत महासागर में फटते हैं। तापमान की गिरावट दर क्या है? 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। मांजुली द्वीप किस राज्य में है? असम में है। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य अटलांटिक कटक, ये किस प्रकार का उदाहरण है? ये अपसारी किनारा है, प्लेटों का अपसारी किनारा। ध्यान से देखो भाई, ये बता देती हूँ थोड़ा सा। एक तो होता है अपसारी किनारा। अपसारी किनारे में क्या होती हैं? जो प्लेटें होती हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पार्ट 1 में मैंने ये करवाया है। जो प्लेटें होती हैं इसमें एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। यहाँ पर भी जो अमेरिकी प्लेट हैं और यहाँ पर है आपकी यूरेशियाई प्लेट, दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है और इसी वजह से यहाँ पर एक महासागर है, अंध महासागर, एस की आकृति का। किस आकृति का? एस की आकृति का अंध महासागर। और इसमें एक कटक है मध्य अटलांटिक कटक। जो ये मध्य अटलांटिक कटक है ये आपकी अपसारी किनारे का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अपसारी किनारे का। और एक होता है अभिसारी किनारा, एक होता है अभिसारी किनारा। अभिसारी किनारे में क्या होगा? दोनों प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं। नजदीक आती है नहीं कि भिड़ जाती है, नहीं, इनका तो हल्का फुल्का कोना टच होता है जहाँ पर आपकी भूकंप ज्वालामुखी फटती हैं। और एक होता है संरक्षी किनारा। संरक्षी किनारे में क्या होती है? एक प्लेट ऊपर से गुजर गई, एक इसके नीचे से गुजर गई, यानी कोई भी टच नहीं करेंगी। तो ये होता है संरक्षी किनारा, अभिसारी किनारा, अपसारी किनारा। ठीक है, तो ये एग्जाम में आया हुआ था। विशेषिक अर्थ सूचना पर केंद्रित मानचित्र। अगर कोई पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन है उस पर कोई मैप बनाया जाता है तो उसे कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मैप के नाम से जाने जाते हैं जियो में भी। कौन सी भूकंपीय तरंगे ध्वनि तरंगों के नाम से जानी जाती है? पी तरंगे। प्राइमरी जो वेव्स है वो पी तरंगों के नाम से जानी जाती हैं। ITCZ, ITCZ की फुल फॉर्म है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये आपका विषुवत रेखा के आसपास पाया जाता है, याद रखना। ITCZ अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ITCZ आपका भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के आसपास पाया जाता है। निम्न में से कौन सा भू आपद नहीं है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP। अब ध्यान देना, भू आपद किसे कहते हैं? कोई भी वो राज्य जो किसी भी पानी के भाग को या किसी अन्य कंट्री के सीमा को या बाउंड्रीज को ना छूता हो, यानी केवल अपने ही देश के अन्य राज्यों से घिरा हो। जैसे हम बात करें, देखो इसमें कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, MP है, तो इसमें जो भू आपद नहीं है। अब देखो छत्तीसगढ़, देखो इसने नहीं पूछा है। छत्तीसगढ़ देखो चारों ओर से घिरा हुआ है, छत्तीसगढ़ भारतीय राज्यों से। झारखंड देखो, झारखंड भी चारों ओर से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश भी चारों ओर से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। बट कर्नाटक चारों ओर से भारतीय राज्यों से नहीं घिरा है, कर्नाटक समुद्र से भी बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा? कौन सा भू आपद नहीं है, यानी लैंड लॉक, इसे बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो कौन सी नहीं है? सॉरी, लैंड लॉक स्टेट नहीं है, तो कर्नाटक लैंड लॉक स्टेट नहीं है। नेक्स्ट इज आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। उपसौर, उप यानी निकट, न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये 14.70 करोड़ किलोमीटर। 14.70 करोड़, ये HTET के क्वेश्चन से जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। 14.70 करोड़ किलोमीटर कौन से हैं? आपके
पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, ये कब होती है भाई? ये आपकी होती हैं जो उपसौर वाली हैं, न्यूनतम दूरी ये होती है 4 जुलाई को। कब होती है न्यूनतम दूरी? 3 जनवरी को होती है, याद रखना 3 जनवरी को। पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में पाया जाता है 2011 के अकॉर्डिंग? तो इसका राइट आंसर रहेगा पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम किस लेयर में चलती हैं? तो क्षोभ मंडल में चलती है। इनकी डायरेक्शन पूछी गई है, तो जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगापोलिस शब्द, ये पीजीटी लेवल का, फिर भी बता देती हूँ। मेगापोलिस शब्द किसने यूज किया था? ये थे आपके जीन गोटमैन जी ने मेगापोलिस शब्द यूज किया था। ये आपके बड़े बड़े नगरों से रिलेटेड था ये वर्ड। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत में लिंगानुपात कितना है? देखो भारत का आपको पता है 943। अब ये पूछ रहा है ग्रामीण यानी गांव में जो ग्रामीण भारत है उसका सेक्स रेशो कितना है? 949, याद रखना। ग्रामीण भारत का सेक्स रेशो 949 है। एशिया का एंट्रीपोर्ट बंदरगाह किसे कहते हैं? तो एशिया का एंट्रीपोर्ट बंदरगाह है आपकी सिंगापुर। भूगोल शब्द का यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल शब्द का यूज किसने किया? एरेटासथनीज ने किया, 200 BC में किया था, ये भी आपको पता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व का लंदन भारत की किस बंदरगाह को कहते हैं? तो कलकत्ता बंदरगाह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। किस कृषि के लिए काली मिट्टी बेस्ट होती है? तो कपास के लिए सबसे बेस्ट होती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन पिछली आपके एग्जाम्स के जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किए हैं आपके साथ। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और रिवीजन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और अगर अच्छा लगे तो अपने एजुकेशन ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और लाइक करना वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है भाई बनाने में। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी कर लो मेरे चैनल को आगे ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं एक अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एनर्जी के साथ। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी, ये जो पूरी की पूरी क्लास थी आपकी पार्ट 1 ज्योग्राफी रिवीजन पार्ट 1 और पार्ट 2 आप दोनों देखना एस्टेट देने से पहले, उससे भी पहले टीजीटी और पीजीटी दोनों लेवल्स के लिए ये दोनों वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, आराम से बैठे बैठे आप कर सकते हो, आपको बुक खोलने की भी नीड नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।